हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथ ही आप सभी का स्वागत है इसे दरोगा वाले नए क्लास में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, कि बिहार पुलिस जो सहायक उप निरीक्षक स्टेनो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, ये आपका हुआ था 23/2/2025। इसके पूरे पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, दरोगा का पेपर PYQs जो दरोगा की परीक्षाएं होती है उसमें किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें 100 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से जो लोग नए हैं चैनल से जुड़ जाइएगा और वीडियो को अपने साथियों तक शेयर जरूर कर लीजिएगा। और परीक्षा तक जो है हम आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीएस के कराएंगे और करंट अफेयर की। इन दोनों तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, तो फटाफट से टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। आइएगा स्टार्ट करेंगे इस पूरे सेट को और देखते हैं किस तरीके से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। आइएगा स्टार्ट करेंगे आज के अपने प्रश्नों को और देखेंगे ये प्रश्न पत्र है 2025 का ही फरवरी में जो हुआ था। इसको वन बाय वन करके देखते हैं कि किस तरीके से इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट जीएस के प्रश्नों के आप हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न साथ ही ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि जब पानी का तापमान 30 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है तो क्या होता है। 4 ऑप्शन है, जब तक हम ऑप्शन को रीड करेंगे तब तक आप अपना सही उत्तर लगाइएगा, फिर जो है हम उसका सही आंसर बता के आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि बनने वाली जो बर्फ़ है उसका आयतन पानी के आयतन से कम होगा। बनने वाली बर्फ़ का आयतन जो है पानी के आयतन से अधिक होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी नहीं जमेगा या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर कीजिएगा इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। तो ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, बनने वाली जो बर्फ़ है उसका आयतन पानी के आयतन से क्या होगा, अधिक होगा। तो सेकंड वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आप जानते हैं कि 4 डिग्री से और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच जब पानी जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपैंड करता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है। तो एक जो उपभोक्ता है उसको संतुलन में क्या कहा जाता है, ऑप्शन देखेंगे। कह रहा है कि वह आय के एक निश्चित स्तर जो है उसको अपने साथी की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वह आय के निश्चित जो स्तर है उसको आराम से मतलब पूर्ण करने में सक्षम होगा या फिर कुछ वस्तुओं के लिए इस तरीके से आवश्यकता को कर सकेगा। चौथा कह रहा है आय के नए स्रोतों का पता लगाने में सक्षम होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या जो है उपभोक्ता के संतुलन में फर्स्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, PYQ करते समय जो प्रश्न आपको न आए उसको आप एक पेज लेकर नोट डाउन करते चलेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में और अंतिम समय आपको रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहे। अगला देखिएगा, प्रश्न पूछा था केंद्रीय बजट 25 से कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए कौन सी प्रमुख पहल का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उच्च फसल वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड या डिजिटल इंडिया पहल। इसका उत्तर तो आप सभी को पता ही हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन की बात की गई है बजट 2025 में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो है लगभग 100 से अधिक बीजों को जो है व्यवसायीकरण किया जाएगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर का पूछा था, यहाँ पे उसको ध्यान रखेंगे। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए सेशन कैसा लगा, ये आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा, क्योंकि PY की बहुत सारे जो प्रश्न बनते हैं वहाँ से आपके लिए हेल्पफुल होगा। और भी बहुत सारी क्लासेस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, तो उसको भी देखते चलिएगा। किस देश ने ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता। खैर ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो है ऑप्शन सेकंड, भारत जो है ये अभी जीता किसको, न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियन ट्रॉफी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें किसको हरा कर जीता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन आपका कह रहा है अहमदाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता या दिल्ली। तो INC का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका बॉम्बे। कहाँ पे, बॉम्बे। स्थापना किसने की थी, फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो स्थापना जो है एलन ऑक्टिविन हुम एओ ह्यूम ने की थी 28 दिसंबर 1885 को। पहला अधिवेशन बॉम्बे में होता है, कहाँ पर, तो गोकुल दास जो तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय वहाँ पर आयोजित किया जाता है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑप्शन से कई सारे पॉइंट्स बनेंगे, यहाँ से फिर प्रश्न बनेंगे, उन सबको हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीके के रूप में पहली बार अपनाया गया था। तो स्वदेशी और बहिष्कार इसको कब अपनाया गया था, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन कह रहा है
कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान, होम रूल के दौरान, असहयोग या साइमन कमीशन के भारत दौरे के दौरान। तो स्वदेशी बहिष्कार कब अपनाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के अगेंस्ट जो है 1905 में जब इसको अपनाया गया था। क्या अपनाया गया था? स्वदेशी और बहिष्कार का ये चीज अपनाया गया था, करजन के द्वारा जब इसको किया गया था। ठीक, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन में जो है 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन की घोषणा की थी। ठीक है, क्या स्वशासन की भी घोषणा की थी। तीन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, फटाफट से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? मंगल, बुध, शुक्र या बृहस्पति? फटाफट से आंसर करिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल। क्या हो जाएगा? मंगल जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है हिमालय की नदियां बारहमासी हैं क्योंकि जो हिमालयन रिवर है उनका सोर्स जो है, मतलब आप देखें 12 मास उसमें पानी रहता है। क्यों? कह रहा है वो हिमालय के निरंतर बहने वाले झरनों से निकलती हैं। गर्मियों में हिमालय की पिघलती बर्फ से पोषित है। तीसरा कह रहा है जल ग्रहण क्षेत्र में पूरे वर्ष लगातार बारिश होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा कि हिमालय की जो नदियां बारहमासी होती हैं? इसके समर्थन में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे निरंतर बहने वाली झरनों से निकलती हैं, इस वजह से बारहमासी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार ये पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है युग्म एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री द्वारा अलग होता है? कारण निकोबार और सुमात्रा, मालदीव, लक्षद्वीप, सुमात्रा और जावा, अंडमान और निकोबार। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 9 का जो है क्या उत्तर हो जाएगा साथियों? तो ध्यान देंगे ऑप्शन 4, अंडमान और निकोबार। क्या हो जाएगा? ये जो अपना प्यारा भारत है, यहाँ इस साइड जो आपको अंडमान निकोबार दिखेगा, इस तरह की जो लाइनें हैं 8 डिग्री से तो भारत का स्टार्टिंग होता है। इस तरीके से बाकी लाइनें यहाँ है, कुछ मालदीव और लक्षद्वीप इस साइड में आपको देखे कुछ लाइनें 9 डिग्री से 8 डिग्री इस तरह की लाइनें हैं। 10 डिग्री आपको बताना था यहाँ पर, तो 10 डिग्री के बारे में याद रखेंगे, अंडमान और निकोबार। ठीक है, 9 डिग्री किसको किसको अलग करता है ये भी साथ समझ लीजिए। 9 डिग्री कई बार भी पूछा जा चुका है। तो ये जो आपका मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, किसको? मिनिकॉय को। ध्यान रखिएगा, ध्यान सुनिएगा, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। 8 डिग्री की बात करेंगे तो लक्षद्वीप का जो पूरा समूह है उसको मालदीव से अलग करता है। किससे? मालदीव से। तो ये सारे पॉइंट्स आपको तीनों एक साथ ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहीं से बनेगा कि पीवाई क्यूज कैसे बनता है। तो जो उसके इर्द गिर्द प्रश्न, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वही प्रश्न रिपीट हो। अब जैसे 10 डिग्री की बात है तो आपको 8 डिग्री और 9 डिग्री पता होना चाहिए, क्योंकि अगली बार वहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला कह रहा है, प्रायः कहा जाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी निहित है किसमें? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में। प्रश्न संख्या 10 में जो है, तो ये जो संविधान का मस्तिष्क कह लीजिए, कुंजी कह लीजिए, किसमें निहित है? तो आपके प्रस्तावना में निहित है। किसमें? प्रस्तावना में। अब यहाँ से देख लीजिए, आपको मौलिक अधिकार सारे आपको ध्यान में होने चाहिए कि 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक किस तरीके से उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, कितने तरह के मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में किस आर्टिकल में आया है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कुछ जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ठीक है, जैसे पर्यावरण से रिलेटेड, गांधीवाद से रिलेटेड, है ना, आपका हाँ सिविल कोड से रिलेटेड सारे आर्टिकल आपको ध्यान में होने चाहिए। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन एक हो जाएगा। सिर्फ रटने पे फोकस मत कीजिए, चीज़ों को जैसे जहाँ पे जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा एलोबरेट करके अलग अलग डायमेंशंस में देखिए, ताकि आपको अन्य पॉइंट्स भी ध्यान रहें। अगला प्रश्न साथियों कह रहा है, चौथा स्तंभ शब्द का तात्पर्य है बहुत पिछड़ा राज्य, न्यायपालिका, संसद या प्रेस। तो आप जानते हैं डेमोक्रेसी में 4 पिलर्स की बात की जाती है, इसमें जो है चौथा पिलर किसको कहा जाता है? फोर्थ पिलर तो आपका प्रेस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ये आपका प्रेस, जो कि इस समय अपना चौथा स्तंभ का कार्य बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर, कह रहा है कि यदि पानी जमने पर सिकुड़ जाए तो निम्न में से क्या होगा? हिमखंड पूरी तरह से पानी की सतह पर तैरने लगेंगे, बर्फ सघन हो जाएगी, झीलें ऊपर से नीचे तक जम जाएंगी, चट्टानें जो है जमने या आंतरिक पानी के कारण टूट जाएंगी। तो कह रहा है यदि पानी जमने पर सिकुड़ जाए तो इन चारों में से क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बर्फ जो है सघन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बर्फ सघन हो जाएगी जब सिकुड़ेगा तो। ठीक है, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक पिंड आंशिक रूप से पानी में तैरता है कब? जब विस्थापित द्रव का आयतन पिंड के आयतन के बराबर होता है, विस्थापित द्रव का आयतन पिंड के आयतन से अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन और चौथा देख लीजिए, कह रहा है कि जल का जो बाहर है विस्थापित
पिंड के भार के बराबर या विस्थापित जल का भार पिंड के भार से अधिक होता है। कंफ्यूज किया आपको भार और जल विस्थापित करने में। आर्किमिडीज का आप सिद्धांत जानते हैं, इसमें इस तरीके से किस तरीके से जो उत्प्लावन बल कार्य करता है। तो इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो विस्थापित जल का भार है वो पिंड के भार के बराबर होता है। क्या होता है? उसके बराबर होता है। कौन सा सिद्धांत है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। कई बार इस तरीके से नाम लिखा आपसे पूछ लेगा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत अगर यहीं दे दे कि उसके बारे में बताइए, तो 4 ऑप्शन में से भी आपको बताना पड़ सकता है। तो तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। आई होप सो प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? चावल का खेत, जंगल, घास का मैदान या झील। आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका चावल का खेत। क्या हो जाएगा? चावल का खेत। जंगल, झील, घास का मैदान सब जान रहे हैं आपके, ये प्राकृतिक है। तो कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल देखें तो चावल का खेत सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है लाइकेन 2 प्रकार के जीवों का समूह है, कौन कौन से? 4 ऑप्शन है, फटाफट से ध्यान से पढ़िए, आंसर बताइए। कह रहा है शैवाल और कवक, शैवाल और वायरस, कवक और वायरस, वायरस और बैक्टीरिया। पूरे प्रश्न करने के बाद आप कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे कितना आपने अटेम्प्ट किया, यानी कहाँ तक वीडियो देखा है और उसमें से कितने प्रश्न आपके सही बन रहे हैं। ठीक है, सही मायने में असली तैयारी यही है कि आपके प्रश्न कितने सही बन रहे हैं। तो लाइकेन में ये किसके किसके बीच का है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है शैवाल और कवक के बीच का। किसका? ऑप्शन है शैवाल और कवक के बीच का जो है ये एक तरीके का कवक और जो साइनोबैक्टीरिया उसके बीच में एक सहजीवी तरीके का साझेदारी निभाता है। अगला प्रश्न 16 नंबर, एक श्रमिक एक नौकरी से दूसरी नौकरी खोज जाता है तब उसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? ये कोई काम कर रहा है पर्सन, उसमें से निकल के दूसरे काम में जा रहा है, तो उस बीच में जो टाइम बचता है उसको क्या कहा जाता है? कह रहा है मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, और आगे ऑप्शन आपका है घर्षण, तकनीकी और चक्रीय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ध्यान दीजिएगा, उसको कहते हैं घर्षण बेरोजगारी। क्या कहते हैं? घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। ये जो बेरोजगारी है, आपको बताया कि एक काम छोड़ के इंसान जब दूसरे काम में जा रहा है, उस बीच में जो उसके समय बच रहे हैं उस तरह की बेरोजगारी है, तो इसको कहा जाता है घर्षण बेरोजगारी। कई बार इसको ध्यान दीजिएगा खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है, क्योंकि एक रोजगार से दूसरे रोजगार के बीच में जो समय बचता है खोजने में चला जाता है, तो खोज बेरोजगारी भी कहते हैं। फिलहाल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा निर्धारित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। कह रहे केंद्रीय मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा या नीति आयोग। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 17 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे भारत में गरीबी रेखा निर्धारित की बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से नीति आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीति आयोग। इसके अंतर्गत एक जो एक आप देखेंगे नीति आयोग किसके साथ मिलकर करता है? तो एनएसएसओ के तहत। ठीक है, एनएसएसओ एक संस्था है, ठीक है, जिसको राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय कहा जाता है, उसके द्वारा मिलकर इस को जारी करते हैं। फिलहाल यहाँ ऑप्शन वो ऑप्शन नहीं है, मतलब वरना एनएसएसओ ही हम लगाते हैं। फिलहाल यहाँ पे नीति आयोग सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कई लोग कमेंट करके कहेंगे कि नहीं एनएसएसओ होता है, ठीक है वो होता है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जब जाएंगे तो यहाँ पे नीति आयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर क्या कह रहा है? किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है? तो आईआईटी मद्रास, दिल्ली, कानपुर या हैदराबाद। फटाफट से आंसर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 का जो है ये आईआईटी हैदराबाद आपका ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसने एक उत्कृष्टता केंद्र के साथ मिलकर विकसित किया है और 3D प्रिंटिंग के रूप में इसको डेवलप किया गया है। अगला फिर से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न, कई बार ये पूछा जा चुका है। वर्ष 1939 में कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, रिवोल्यूशनरी पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक। फटाफट से आंसर कीजिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो 1939 में जो है इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो ध्यान देंगे ऑप्शन जो 4 है फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके पहले 1938 का भी इनका एक सेशन इसमें अध्यक्षता किए थे। 38-39 वाला सेशन इनसे रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आईएनसी वाला। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? फटाफट से आंसर कीजिएगा। महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की सिर्फ एक बार अध्यक्षता किए थे। कब किए थे? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा 1922, 24, 28 या 30 में। तो वो सेशन था साथियों आपका ऑप्शन सेकंड 1924 बेलगाम का। कहाँ का? बेलगाम का, याद रखेंगे। बेलगाम का सेशन था जिसमें पहली बार गांधी जी ने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी।
आईएनसी के पहले अध्यक्ष के बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, सारी चीज़ आपको पता होंगी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 21 नंबर, स्वतंत्रता पूर्व काल में दलित वर्गों का नेता कौन था? कह रहा है राम मनोहर लोहिया, बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या जगजीवन राम। स्वतंत्रता पूर्व काल में पूछ रहा प्रश्न संख्या 21। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दलित वर्गों का नेता आपको कौन दिख रहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है यहाँ पे इनका नाम आएगा। और 1930 में जो है ये राष्ट्रीय राजनीति में शामिल होता और बाकी तरह की चीज़ों को लेकर अलग अलग यूपी इन्होंने अलग अलग तरीके से काम किया है। 1936 में एक इन्होंने बनाया था, ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ है। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना करते हैं, किसकी? स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 22 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और भारत सचिव की परिषद में पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया? मोतीलाल नेहरू, एम.जी. रनाडे, जी.के. गोखले, बी.जी. तिलक। फटाफट से आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? प्रश्न संख्या 22 का जो है, इसमें स्थापना के बाद से जो है सचिव पद में जो शामिल अस्वीकार कर दिया था जी.के. गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, इन्होंने इसमें नाइटहुड की उपाधि को क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है साथी 23 नंबर, कह रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अंग्रेजों ने स्थानीय लोगों से परामर्श किए बिना ही देश का विभाजन कर दिया। 1905 के बारे में पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं और ऑप्शंस। कह रहे हैं अंग्रेजों ने यह स्थापित कर दिया कि वे शक्तिशाली लोग हैं, मुसलमानों को अन्य लोगों से अलग कर दिया, से लोगों के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रश्न संख्या 23 में जो है, इसमें विभाजन के बाद बहुत जन भावनाएं आहत हुई, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर अगर यहाँ पर देखें ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएंगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर सही माना गया है। ठीक है, ये राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ था 1905 के बाद से। काफ़ी व्यापक स्तर का भी आपने देखा, स्वदेशी और बहिष्कार का भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न 24 नंबर का है, किसे भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है? एनी बेसेंट को, स्नेह लता वाडेकर को, सरोजिनी नायडू या मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को। प्रश्न संख्या 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अलग अलग परीक्षाओं में कई बार ये पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 जो है, रुस्तम कामा। ठीक, मैडम बीकाजी कामा जो है इसके सही उत्तर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें, चलिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र को कवर करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, समशीतोष्ण शंकुधारी, समशीतोष्ण पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय मानसून या उष्णकटिबंधीय वर्षावन। फटाफट से आंसर करिएगा। 25 का क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है कह रहा है कि कौन सा विश्व में सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र को कवर करता है? तो आपका हो जाएगा शंकुधारी या टैगा वन। ये जो है आपका लगभग 50 डिग्री से, है ना, 70 डिग्री तक उत्तर की तरफ पट्टी के तौर पे कनाडा, स्कैंडिनेवियन जो कंट्री यूरोप के उसके अधिकांश भागों में फैला हुआ है। और यहाँ पर जो है एक वन का जो है सर्वाधिक प्रतिशत इसके इस रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला देखिए, 26 नंबर क्या कह रहा है कि भारत का जो है IST है, मानक समय निम्नलिखित में से किस देशांतर के स्थानीय समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी, ठीक है, 0 डिग्री ग्रीनविच के हिसाब से, 180 डिग्री पश्चिम या 70 डिग्री पूर्वांतर। तो ध्यान दीजिएगा, 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 पूर्वी देशांतर। कई जगह इसको जो है 82 पॉइंट यहाँ पे लिखा रहता है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ से होकर गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश में आपका इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर से होकर उसके पास से गुजरता है। और भारत में कितने राज्य से होकर गुजरती है ये रेखा जो है? तो यहाँ से अगर आप देखें इस तरीके से, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। फटाफट से नाम बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़, ओडिशा है, कौन सा? ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग ये प्रश्न कई जगह पूछा होगा कि कितने राज्यों से होकर जाती है, किस तरीके से जाती है, कितनी डिग्री पर है, ये सारी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 27 नंबर, कह रहा है दक्षिणी गंगोत्री आंध्र प्रदेश में एक नदी घाटी परियोजना नियंत्रण मौसम वैज्ञानिक रिकॉर्डिंग के लिए अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित स्टेशन। गंगा नदी का दूसरा स्रोत, अंटार्कटिका के पास हिंद महासागर में द्वीप। तो 27 का फटाफट से आंसर कीजिएगा। ये दक्षिण गंगोत्री जो है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, निरंतर जो
मौसम वैज्ञानिक है, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए। अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित एक स्टेशन है, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या 28 नंबर का है, निम्नलिखित में से देश का सबसे पुराना भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार है, भूत पूर्वी तटीय मैदान। 28 का फटाफट से आंसर करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। भारत की अगर बात करेंगे, ये वाला हिस्सा जो है प्रायद्वीपीय जो पठार है, वो कह रहा है सबसे पुराना हिस्सा का भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से देखने को मिलेगा। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो लगभग आप देखें 200 वर्ष से पुराना गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें एक हाईलैंड, दक्कन पठार, बाकी सारी चीज़ें आप वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। अगला 29 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वह पहाड़ी कौन सी है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं? तो कह रहा है अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डमा, नीलगिरी, सेवरा। 29 नंबर का फटाफट से आंसर करेंगे। ये कौन सा है आपका नीला पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ऑप्शन 3 पे सही उत्तर हो जाएगा आपका जो इस तरीके से ये पश्चिमी घाट, ठीक, और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं यहाँ पे। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। मैप में जाकर जरूर एक बार देखिएगा, है ना। कर्नाटक और तमिलनाडु को पूर्वी और पश्चिमी घाट जंक्शन पर स्थित है, और यहाँ पर कुछ बातें रह के पड़ता है। यहाँ पे कमेंट करके जरा साथी बताइएगा जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम क्या है? ठीक है, एक क्लास में बता देंगे, लेकिन फिलहाल अगर आपको याद है तो कमेंट करके ये वीडियो रोक के बता दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मौलिक अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जाता है। 4 ऑप्शन है, समझ में आ गया क्या है? अनुच्छेद 15 के बारे में है, कह रहा धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है, शोषण के विरुद्ध है, सांस्कृतिक शैक्षणिक है, और समानता के अधिकार के अंतर्गत है। तो आर्टिकल 15 आपका किसके अंतर्गत आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये आएगा आपका समानता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, 14 15 सब किस में आते हैं? समानता का अधिकार। सांस्कृतिक शैक्षणिक आपका आगे पड़ेगा, शोषण के विरुद्ध अभियान थे 23 24। धार्मिक स्वतंत्रता आपका उसके आगे 26 25 26 उधर आगे पड़ेगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता। फिर इधर ये सांस्कृतिक कल्चरल के लिए 29। ये सारे जो आर्टिकल हैं आपके 14 से लेके कितने तक? 32 तक। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में उसके ऊपर जरूर देख लीजिएगा, और रटा होना चाहिए आर्टिकल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए भैया 30 फर्स्ट में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सूची में शामिल नहीं है? मत्स्य पालन, कृषि, बीमा, सट्टा और जुआ। तो 31 में सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड, बीमा जुआ जो है ये राज्य सूची में शामिल नहीं है। मत्स्य, कृषि, सट्टा ये सब क्या है? सट्टा और जुआ इसका पार्ट है। ठीक है, तो जो आप ये राज्य सूची में शामिल नहीं है, तो आपका क्या है? बीमा। बीमा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कहाँ मिल जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज सब क्या है? संघ सूची में। किस सूची में? संघ सूची में। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि जो 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसके जो कुछ प्रमुख विषय हैं वो आपको याद होने चाहिए। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चीज़ आपको वहाँ से याद कर लेना है। PYQ लगाने चाहिए, सब चीज़ आपको समझ में आएंगी क्या कैसे देखना है प्रश्नों को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जो 14 वर्ष से कम आयु के कोई बच्चा कारखाने या खदान काम करने के लिए नियोजित नहीं है, खतरनाक माना जाएगा, रोजगार के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा? तो किस आर्टिकल में बात कही गई है? तो 24 45 330 368। देखिए किस तरीके के फंडामेंटल राइट्स में ही आता है। तो ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा 24 में, किसमें? अनुच्छेद 24 में। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 24। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य का प्रयास होगा कि वो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण प्राप्त की सुविधा प्रदान करे? तो आर्टिकल देख लीजिए, कह रहा है 349 350, अनुच्छेद 350 के 351। फटाफट से आंसर करेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 350 का ए। ठीक है, तीसरा 350 का इसका सही उत्तर प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा की मातृभाषा में बात की गई वो इस आर्टिकल में की गई है। अगला प्रश्न 34 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम का प्रावधान करता है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा और कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? कौन सा संविधान संशोधन में बात की गई है? 91 95 93 97। अलग से क्लास पड़ी होगी इस प्रमुख संविधान संशोधन की। किसकी? प्रमुख संविधान संशोधन की।
प्रमुख अनुच्छेद की। इस तरीके से चैनल पर आप एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, जो सिर्फ एक ही क्लास आपको 2-3 प्रश्न मिल जाएंगे। तो टू द पॉइंट जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ से उस तरीके के टॉपिक्स पे क्लास बनाई गई है। उसी में से एक सवाल है आपका संविधान संशोधन का। तो ये बात की गई थी आपके किसमें, 91 संविधान संशोधन में की गई थी। कब? 2003 में। कब? 2003 में, कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए जो आपका मंत्री परिषद है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा संसद में शामिल है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा। तो 35 का फटाफट से आंसर करेंगे, सही तो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद किससे बनता है? तो संसद में आपका प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सभा आ जाएंगे, संसद के दोनों सदन, और उसमें राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके बनाते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर क्या कह रहा है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक है साथियों, फटाफट से बताएंगे। एल्यूमिनियम और जिंक, क्रोमियम और कार्बन, जिंक और मरकरी, कॉपर और कैडमियम। 36 में फटाफट से आंसर करेंगे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, क्रोमियम और कार्बन। क्या होगा? सेकंड सही उत्तर हो जाएगा, क्रोमियम और कार्बन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन जो इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV एक जीवित इकाई है क्योंकि मानव सीरम से उत्सर्जित होता है, मेजबान कोशिका शोषण में बाधा उत्पन्न करता है, स्वतः प्रजनन से गुजरता है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका में जाता है, एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। 37 के इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये स्वतः प्रजनन करता है। क्या करता है? स्वतः प्रजनन करता है। तो HIV जो वायरस है आपका, ये जीवित रहता है क्योंकि ये स्वतः प्रजनन करता रहता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर क्या कह रहा है, डायलिसिस का उपयोग किस रोग से पीड़ित रोगी के लिए किया जाता है? किडनी, लीवर, फेफड़ा या ब्रोंकाइटिस। तो डायलिसिस कहाँ पर किया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो डायलिसिस अगर आप देखें तो ये किया जाता है आपका किडनी के लिए, किडनी की समस्या के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसंस्करण और खाना पकाने के दौरान भोजन के कौन सा हिस्सा अधिकतर नष्ट हो जाता है? कह रहा है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। फटाफट से बताइए इसके दौरान क्या नष्ट हो जाता है? 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, उबालने के बाद से जो है आपका इसमें विटामिन वगैरह जो है उसकी कमी हो जाती है। जैसे कि आप सी वगैरह को ले लें तो इसमें ज़्यादातर ये सब पकाने के बाद कम हो जाता है, तो इसलिए इसको अलग सलाद वलाद के माध्यम से इसको लेना पड़ता है। कमेंट करके जरा बताइए कि विटामिन की खोज किसने की थी। ठीक है, प्रश्न पूछा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर, किसका मुख्य घटक गोबर गैस है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। फटाफट से आंसर करेंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका मुख्य घटक गोबर गैस है, तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 40 का जो है सेकंड, मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन जो है इस यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आई होप सो कि यहाँ तक सारे प्रश्न आपको क्लियर होंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 41 नंबर कह रहा है कि ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें हम सिर्फ आपको क्वेश्चन रीड कर दे रहे हैं और ऑप्शन बता देंगे, आप वीडियो रोक के सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। पानी से भरा एक अर्धगोलाकार टैंक है और एक पाइप द्वारा जो है 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। टैंक को जो है आधा खाली करने में वह कितना समय जो मिनटों में वो लेगा, यदि टैंक का व्यास 5.6 मीटर है। ठीक है, सवाल देख लिया आपने। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका जो सही उत्तर है वो बता दें आपको, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मेनली फोकस हमारा जीएस के प्रश्नों पर है, तो मैथ का यहाँ पे सही उत्तर इसका सेकंड वाला हो जाएगा, 76.6 का आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला अपना जीएस का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्रदूषण के लिए जो जिम्मेदार सबसे आम पदार्थ है उसमें से कह रहा है धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। फटाफट से आंसर करेंगे, 42 का क्या उत्तर हो जाएगा कि इसमें जो है प्रदूषण के लिए जिम्मेदार सबसे अहम पदार्थ क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक, धुआं। ठीक है, धुआं जो है ये एक सबसे मेन कारणों में से है, जो सब चीज़ों को घटक इसमें अलग अलग मिले रहते हैं। इसमें SO2 नाइट्रेट का है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर, कार्बन सब इसमें मिक्स होते हैं, इसमें स्मॉग टाइप में ये बनता है। इसका यहाँ पे सही उत्तर सबसे अप्रोप्रिएट 42 का फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है साथियों, फटाफट से बता दें आपको। इस सारे प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 43 कह रहा है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक को अब पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट माना जाता है? कह रहा है पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है हिमालय रेंज की और पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट, यहाँ पर आप जो देखते हैं पश्चिमी पूर्वी, तो उसमें से एक को अब जो है जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। तो इसको किसको माना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा,
ऑप्शन थर्ड पश्चिमी घाट क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट भारत में जो है अलग अलग जैव विविधता चार तरह का है। एक तो पहला आपका हिमालयन रीजन में है, ठीक है, उसके बाद से भारत बर्मा क्षेत्र में है, दूसरा तीसरा सुंडालैंड के नाम से जाना जाता है, और चौथा जो है आपका पश्चिमी घाट और श्रीलंका, ठीक है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका को लेकर है। तो यहाँ पे से उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोग हमेशा से प्रभावित होते हैं। तो जो डाउन सिंड्रोम है उसके बारे में बात की गई यहाँ पे, ये किससे प्रभावित होते हैं। तो कह रहा है कि मस्तिष्क रक्त प्रभाव, मेनिंजाइटिस, अल्जाइमर रोग या हंटिंगटन रोग। तो डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित लोग हैं वो किससे प्रभावित होते हैं, ध्यान दिएगा, वो प्रभावित होंगे आपके अल्जाइमर रोग से। थर्ड सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस बार लग के साथियों इतनी अच्छी से मेहनत कर लीजिए कि एसआई में आपकी एक सीट पक्की हो जाए, ठीक है। तो खूब लग के मेहनत की, अच्छे से रिवीजन कीजिए और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा इधर उधर नहीं पढ़ना है, जो टू द पॉइंट है पीवाईक्यूज उनको अच्छे से करते हुए आगे बढ़ना है। 45 है, कह रहा भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर देशीय लवणीय खाद्य भूमि है, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान। 45 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ध्यान देंगे ऑप्शन चार राजस्थान हो जाएगा। फटाफट से आंसर करेंगे। सांबर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जो खारे पानी की जो आप कह लीजिए आर्द्र भूमि है, ठीक है। सांबर झील को रामसर साइट में भी शामिल किया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे जो झील का नाम, और ये राजस्थान। अगला प्रश्न कह रहा है 46 नंबर कि निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का कारण कौन सा है, मुद्रास्फीति का कारण पूछ रहा है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, फिर बताते हैं क्या इसमें है। ऑप्शन कह रहा है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में गिरावट, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट, मुद्रा आपूर्ति में कमी और उत्पादन में गिरावट, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने। 46 में इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट, ठीक है, ये सही उत्तर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर को लेकर भी क्लासेस आ रही हैं, उसको भी आप ध्यान से देखते चलिएगा। और भी अगर कोई सब्जेक्ट आपको लग रहा है स्पेशल बनाना है, क्योंकि अंतिम समय प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा दिया जाता है, तो पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। अगर आपको लग रहा है किसी सब्जेक्ट पे स्पेशल पे वीडियो बनानी है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कोशिश कर क्लास हम आपके लिए बना देंगे। मस्कट ओमान में जो है पुरुष के जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता। 24 का करंट अफेयर पूछा था एक क्वेश्चन, तो उस समय इसका आंसर क्या था यहाँ पे, ठीक है। 47 का जो है आपका फर्स्ट भारत यहाँ पे सही उत्तर था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 48 नंबर क्या कह रहा है, भारत में सीमांत भूमि का आकार है 5 हेक्टेयर से अधिक, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम, ठीक है। 48, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत में सीमांत भूमि का जो आकार है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम। ऑप्शन चार सही उत्तर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो क्या कह रहा है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप है उसका, मतलब कोई देश है अगर आप देखें तो उसकी आर्थिक जो वृद्धि है उसका अगर मेजरमेंट करें तो सबसे उपयुक्त माप क्या होगा। कह रहा सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 49 का जो है ऑप्शन एक है ना, सकल घरेलू उत्पाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखें, कह रहा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। 22 अप्रैल, 22 मई, 22 मार्च, 25 मार्च। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड 22 मार्च। बिहार स्पेशल की बहुत सारी क्लासेस हैं, आप प्लेलिस्ट पर चेक कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगी। टू द पॉइंट आपको कराया गया, लेकिन मानिए कि अभी बिहार पीसेस के लिए कराया गया जो भी चीज़ें, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर सारा चीज़ें प्रश्न हूबहू यहाँ से आपको देखने को मिला था, तो उस तरीके से आप तैयारी कीजिएगा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते। मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा शुरू की गई, मानव विकास रिपोर्ट 1990 से, मानव विकास रिपोर्ट 97 और 2001 या मानव विकास रिपोर्ट 2014 से। तो HPI जो है मानव गरीबी सूचकांक 51 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये 1997 से है। मानव विकास रिपोर्ट 1997 सेकंड सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और भी अगर आपको लग रहा है कोई टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है ना, पहले PYQ करा रहे हैं और कोई टेस्ट सीरीज लगे इंपॉर्टेंट है तो एक बार कमेंट करिएगा, उसको भी कराने का प्रयास किया जाएगा। और अच्छे से तैयारी कीजिए, लग के कीजिए, एक बार मेहनत कर लेंगे तो डबल स्टार ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है। 2025 के बजट से ये सवाल पूछा गया था यहाँ पे, कह रहा है GDP का 3.5%, 4%, 4.4 या 5%। प्रश्न संख्या 52, 52 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ऑप्शन थर्ड जो है आपका 4.4% का यहाँ पर अनुमान लगाया गया था।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न फिर से एक मैथ का सवाल है। सवाल हम आपको रीड करते रहे, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर आप क्लास को रोक के लगा लीजिएगा, आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या का 3 गुना है तथा तीसरी संख्या पहली संख्या का 5 गुना है। यदि 3 संख्याओं का औसत 12 है तो तीनों संख्याओं का जो संख्या है उसमें सबसे छोटी संख्या कौन-सी होगी? तो ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, आप देखेंगे तो 4, 1, 2, 12 दिया हुआ है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 53 का जो है आपका ऑप्शन ए 4 इसमें सही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? 3.18%, 3.68%, 4.18%, 4.68%। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4.18% यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 54 का। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2025 में अपेक्षित जो जीडीपी है उसका वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? 6 से 7%, 5 से 6%, 7 से 8 या 8 से 10%। 55 नंबर का सही आंसर बताइएगा फटाफट से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 से 7%। कितना? 6 से 7%, जो कि यहाँ पर वृद्धि की बात की गई थी वो लगभग 6.4% था। तो इस ऑप्शन में आपका मिल जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है फिजिक्स का। चलती बस में एक यात्री अचानक बस रुकने पर आगे की ओर उछल जाता है, यह सिद्धांत जो है इस पर आधारित है, मतलब यह किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा या न्यूटन का तीसरा, या संवेग संरक्षण का सिद्धांत? तो आपको पता होगा, बहुत बेसिक सा ये क्वेश्चन है। 56 नंबर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है एक। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फटाफट से, साथ ही जो अभी तक नहीं जुड़े चैनल से जुड़ जाइएगा। टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड करंट आपको कराएंगे, इतना रिवीजन करते रहेंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगी। ठीक है, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे ये टेस्ट सीरीज। अगला प्रश्न 57 नंबर, कौन सा संगठन आर्थिक समीक्षा तैयार करने में मदद करता है? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वित्त मंत्रालय, आरबीआई, नीति आयोग या सेबी। फटाफट से आंसर करेंगे 57 नंबर का, क्या उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन है आपका वित्त मंत्रालय हेल्प करता है क्या आर्थिक समीक्षा तैयार करने के लिए। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक आर्थिक सलाहकार होते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार, जिनके मार्गदर्शन में सब सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला फिर से एक करंट अफेयर का प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। इसी तरीके प्रश्न आगे भी जो करंट अफेयर के हैं उनसे पूछे गए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया था? तो 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बता दे रहे हैं। 58, ऑप्शन 2 शरद कमल, क्या हो जाएगा? शरद कमल। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है 59 नंबर, किस राज्य सरकार ने हर घर कनेक्टिविटी फाइबर टू होम पहल शुरू की है? कह रहा है झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। 59 नंबर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 गुजरात ने। किसने? गुजरात ने जो है ग्रामीण परिवारों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए फाइबर टू होम पहल की शुरुआत की है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह, अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे, सुकुमार सेन, आर के त्रिवेदी, के वी के सुंदरम या एस एल शक्तर। तो 60 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े, आई होप सो सारे प्रश्न आपको क्लियर हो रहेंगे। इसी तरीके सब्जेक्ट वाइज भी हम आपको करा देंगे। ठीक है, जितना करा रहा है उसको आप करते रहिए, जो प्रश्न ना है उसका एक पेज लेके बैठिए, नोट जरूर करते रहिए, क्योंकि जो आपका प्रश्न गलत हो रहा है यहाँ पे, परीक्षा में आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और तैयारी एक बार इतना अच्छे से मन लगा के कीजिए कि दोबारा होता है ना कि पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक बार पढ़ी और सिलेक्शन लीजिए। अगला प्रश्न है, बादल जो वायुमंडल में के कारण तैरते हैं? कम तापमान, कम वेग, कम दबाव, कम घनत्व। 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान देंगे, कम तापमान। यहाँ पे 60 में बादल जो है क्यों तैरते रहते हैं? तो यहाँ पे कम तापमान इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, 61 का पहला। अगला कह रहा है, बिहार 62 नंबर, बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी और संस्कृत, हिंदी और उर्दू, संस्कृत और उर्दू, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर करेंगे, 62 का क्या उत्तर हो जाएगा? तो कह रहा है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, बिहार की आधिकारिक भाषा जो है आपका क्या हो जाएगा? हिंदी और उर्दू। क्या हो जाएगा? हिंदी और उर्दू। ये इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल वाली क्लास में भी हमने आपके लिए करा रखा है, एक बार क्लास को जरूर देखिएगा, बीपीएससी वाली क्लास में है, या फिर आपको अलग से भी करा देंगे। 63, संक्षारण किसे, जो किसके परिणाम स्वरूप होता है? इसको देख के बताइए फटाफट से आंसर के। 63, केवल भौतिक अभिक्रियाएं, केवल रासायनिक अभिक्रियाएं, एक और तो दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। 63, तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? केवल
ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है 63 का सेकेंड, केवल रासायनिक अभिक्रिया है, इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 64 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता या श्रवणबेल? बेला। चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से आंसर करिएगा। लिंगराज जो है मंदिर कहाँ स्थित है? 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भुवनेश्वर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भुवनेश्वर से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये जो भुवनेश्वर शहर है ये प्रमुख स्थल है और यहाँ पर पर्यटन वगैरह भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न को ध्यान से देखिए, 65 नंबर, जिनको सॉल्व करना है, मैथ का क्वेश्चन है। आप प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, और इसका आंसर क्या आ रहा है आपका आंसर बता दें, आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। थर्ड इसका आंसर मतलब 5 इसका आंसर आ रहा है, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है 5, यानी विकल्प 3 जो इसका सही है। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोक नृत्य है? मणिपुरी, गरबा, कथकली, मोहिनी अट्टम? 66 का फटाफट से आंसर करिएगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पे गुजरात का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड गरबा। क्या हो जाएगा साथियों? गरबा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा 67 नंबर, कह रहा मथुरा कला विद्यालय की मूर्तियाँ जो ईसाई युग की प्रारंभिक शताब्दियों में विकसित हुई हैं, ये बनी है संगमरमर से, सिलेट पत्थर से, ग्रेनाइट से, लाल बलुआ पत्थर से? तो 67 नंबर बताइएगा मथुरा कला, इसके बारे में पूछ रहा प्रश्न 67 नंबर पे। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये लाल बलुआ पत्थर से बनी है, किससे? जो है रेड सैंडस्टोन स्टोन से ये बनी है। अगला प्रश्न 68 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी है? एक्सरे, औरत किरणें, दृश्य किरणें, गामा किरणें? फटाफट से आंसर करेंगे, इसकी में से तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी किसकी है? तो 68 नंबर का क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन 4 जो है गामा किरणें। क्या हो जाएगा? गामा किरणें जो है इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है और इनकी आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी वो सबसे हाई होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, 69 नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? स्टार्टिंग में ही हम जब कर रहे थे तो प्रश्न का उत्तर आपको बताया था, कब किया गया था, कहाँ किया गया था, इसके अलग अलग अध्यक्ष के बारे में भी बता रखा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? WC बनर्जी, AOU, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट? सही उत्तर क्या हो जाएगा 69 का? ऑप्शन सेकंड AOU ने। कब किया था? तो आपको हमने बताया था 18 दिसंबर 1885 को किया था, और इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे वो WC बनर्जी बने थे। महात्मा गांधी एकमात्र इसके अध्यक्ष हैं। कब बने थे? तो 1924 में बेलगाम वाले सेशन में बने थे। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, वल्लभ भाई पटेल द्वारा, श्री राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा? फटाफट से आंसर करेंगे, प्रश्न संख्या 70 का क्या उत्तर हो जाएगा? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा गया था, तो कहा गया था किसके द्वारा? 70 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 6 जुलाई 1944 को जो है ना, सुभाष चंद्र बोस जो है रेडियो पर गांधी जी को संबोधित करते हुए भारत का राष्ट्रपिता कह के यहाँ पर संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किस वर्ष को जो है महाकुंभ मेले को किस वर्ष जो है महाकुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी? 2017, 2021, 2024 या 2025? तो 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा 2017 में। कब? 2017 में जो है ये महाकुंभ है, इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी गई थी। कब? 2017 में। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 72, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार अपना सत्याग्रह शुरू किया था? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या खेड़ा? बिहार स्पेशल का भी प्रश्न हो सकता है ये, ठीक है भी। तो पहला इन्होंने सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था गांधी जी ने? तो चंपारण में। कब से शुरू किया था? तो 1917 में। कब? 1917 में चंपारण से इन्होंने शुरू किया था और पहला इनका ये सत्याग्रह था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 73 नंबर क्या कह रहा है, यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर महात्मा गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया? बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ला, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिन्हा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है नील बागानों के लिए लखनऊ जो INC सेशन हुआ था वहाँ पे गांधी जी को जाके इसने बताया था ध्यान था, तो राजकुमार शुक्ला ने। किसने? राजकुमार शुक्ला ने। साथी इतने साथी देख रहे हैं क्लास को, ठीक है। जो लोग नहीं जुड़े एक बार फटाफट से चैनल से जुड़िएगा, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत है।
इतना आप कर सकते हैं। चैनल से जुड़िए और अपने साथियों तक शेयर ज़रूर कर दिए अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो, क्योंकि आपके लिए बहुत ऑथेंटिक एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आपके लिए लेके आया गया है। अगला प्रश्न 74 नंबर है, मैथ का क्वेश्चन है, एक बार रीड करते रहे, ऑप्शन आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है, यदि अंकित मूल्य 39% छूट पर विक्रय मूल्य तथा 15% और 20% के दो क्रमिक छूट है तो विक्रय मूल्य का अंतर 112 रुपये, तो अंकित मूल्य रुपये में बताना है। 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही उत्तर होगा हम आपको बता दे रहे हैं। ऑप्शन थर्ड 1600 आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि 75 नंबर क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि भारत के उस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम क्या था जिसने 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दी थी। कह रहा तेज बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, दो नाम हो रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर या सर सैयद अहमद खां। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है क्या की थी, लौटा दी थी। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है ये क्या किए थे, लौटा दिए थे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा 76 नंबर। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन का मुख्य कारण क्या था। लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की शुरुआत। कांग्रेस में विभाजन की बात कर रहा है, ऑप्शन एक बार और ध्यान से देखते रहिएगा। ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने की उदारवादियों की क्षमता, जो चरमपंथियों का विश्वास न होना, मुस्लिम लीग की स्थापना और बिंदु घोष की जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने की असमर्थता। तो कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण यहाँ पर क्या था, तो देखिएगा ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने की उदारवादियों की जो क्षमता है उसमें जो चरमपंथी लोग थे उनका विश्वास न होना। तो सेकंड यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे का पिघलना, लोहे को जो है गर्म करना, लोहे में जंग लगना, लोहे का चुंबकीकरण। ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 77 नंबर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, लोहे में जंग लगना। ठीक है, लोहे में जंग लगना जो है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिएगा, 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन किससे संबंधित है। अभी आपको बताया, यहीं से जो है गांधी जी को राम और जो राजकुमार शुक्ला है लेकर जाते हैं चंपारण के लिए। कांग्रेस पार्टी का मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की रियायत, मुस्लिम लीग का कांग्रेस में विलय, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मुस्लिम नेता का चयन, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से देखिएगा। तो 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है उसका संबंध किससे है, तो यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की रियायत। यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिलके, ठीक है, बात करते हैं एक जगह और यहाँ पर जो उसको रियायत दे दी जाती है अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के लिए। ठीक है, तो 78 का पहला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि संध्या के तारे, कह रहा है शुक्र का उदय संकेत करता है दक्षिण ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव का, पूर्व ध्रुव का, या मतलब पश्चिम का, कहाँ से ये करता है जो संध्या का तारा शुक्र है उसका संकेत कहाँ से है, 79 का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर दिया गया इसका ऑप्शन 4 पश्चिम। क्या दिया गया, ऑप्शन 4 पश्चिम। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि इस आंदोलन के दौरान बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, प्रश्न संख्या 80, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आजाद दस्ता था ये कब सक्रिय था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कब, 1942 के करीब में। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला 81 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी की पपड़ी के द्रव्यमान के प्रतिशत के संदर्भ में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कैल्शियम है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान के रूप में पूछ रहा है। 81, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सिस्मोग्राफ जो है भूकंप, एनीमोमीटर पवन की गति, हाइग्रोमीटर वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा, और लैक्टोमीटर कह रहा तरल पदार्थों का विशिष्ट गुरुत्व। तो यहाँ पर कौन एक सही सुमेलित नहीं है बताना है, तो आपको बताना है 82 नंबर में सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 4। ठीक है, ये लैक्टोमीटर तरल पदार्थों का विशिष्ट गुरुत्व नहीं नापता है। ये क्या करता है, लैक्टोमीटर दूध में जो है पानी की मात्रा को नापता है। क्या करता है, दूध में पानी की मात्रा को नापता है। बाकी 3 सही है। सिस्मोग्राफ भूकंप नापेगा, एनीमोमीटर जो है पवन की गति नापेगा, हाइग्रोमीटर वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को मापेगा। गलत कौन सा है, तो लैक्टोमीटर। बता दिए क्यों गलत है, क्योंकि दूध मापने के काम आता है, दूध में जो पानी की मात्रा है।
आगे बढ़ेंगे। आई होप सो कि प्रश्न समझ में आ रहा होगा। एक बार जितने लोग वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक कर दीजिए साथियों, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, है ना। क्लास आपको पूरी कराएंगे, पूरी बुक जो है अच्छे से, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। 83 नंबर का भूकंप के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? टेक्टोनिक बिंदु, भूकंपीय बिंदु, प्लूटोनिक बिंदु, ऊपरी केंद्र। तो 83 नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, उसको क्या कहते हैं? भूकंपीय केंद्र कहते हैं। जो उद्गम बिंदु उसको भूकंपीय कहते हैं। और फोकस क्या है? जहाँ पे वो आके आपको मिलेगा, जहाँ से स्टार्ट होगा फॉल्ट, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। भूकंप का केंद्र या ऊपरी केंद्र, इसको भूकंप का केंद्र, ठीक है, हाँ। 83 का आपका सेकंड, इसको भूकंपीय केंद्र कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न फिर से एक मैथ का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, है ना, क्वेश्चंस को, और जिनको सॉल्व करना है रुक के वीडियो को सॉल्व कर लेंगे। आंसर बता दे रहे हैं। इसमें कह रहे हैं एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि मिश्रित धन है 4 वर्ष तथा 5 वर्ष में क्रमशः इतना है रुपए, और ब्याज की दर बतानी है आपको। 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे थर्ड आएगा, 8% का यहाँ पे आंसर आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। 85 नंबर पे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक जो है पर्वत है? आल्प्स, वासेस, राकी, एंडीज। फटाफट से आंसर कीजिएगा। 85 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ ब्लॉक माउंटेन की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन सेकेंड वास्चे जो है यहाँ पे आपका ब्लॉक माउंटेन है। ये फ्रांस और जर्मनी ब्लैक फॉरेस्ट और पाकिस्तान इस रेंज में यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये फ्रांस में है, जर्मनी में आपका ब्लैक फॉरेस्ट भी इसी का उदाहरण है। बाकी आप इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 86 नंबर कह रहा है कि भूमि की एक संकरी पट्टी जो दोनों ओर पानी से घिरी हो तथा भूमि के बड़े निकायों से जुड़ी हो कहलाती है? टीला, विषुव, असल जल डमरू मंडल या जल डमरू मध्य। तो कह रहा भूमि पतली सक्रिय है, और किस तरीके से इसका स्पेसिफिक फीचर, तो इसको क्या कहेंगे? 86 का जो है इसका स्थल जो है, स्थल डमरू मध्य इसको कहेंगे। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है? भारत और चीन के बीच सीमा को विभाजित करने वाली रेखा है डूरंड, मैकमोहन, स्ट्रैफोर्ड या रेड क्लिफ। फटाफट से आंसर कीजिएगा। 87 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड मैकमोहन रेखा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 88 नंबर कौन सा भारतीय शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि भोजपुर, भागलपुर, बांका या बेगूसराय, है ना। तो 88 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का जो भागलपुर जिला है, ठीक है। कितने लोग भागलपुर से देख रहे हैं एक बार कमेंट करेंगे साथ ही, जो भागलपुर जिले से हैं। तो ये सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला 89 नंबर भारत की जो है पूर्व दिशा में बहने वाली निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी में नीचे की ओर झुकाव के कारण दरार घाटी बनती है? कह रहा है दामोदर, महानदी सोन और यमुना, ठीक है। तो किसमें बनती है झुकाव के कारण? तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो जो आपकी नदी है, ये कितना नंबर था? 89 नंबर। इसमें आपका नर्मदा, नर्मदा जो फॉल्ट के थ्रू बहती है, नर्मदा ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा जो है दामोदर नदी, ठीक है। क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। कौन सी? ऑप्शन ए 89 का आपका दामोदर नदी ये हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 90 नंबर क्या कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च तापमान और निम्न दबाव हिंद महासागर के जो हवाएं खींच के किसी आगमन को संभव बनाते हैं? तो दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं। तो 90 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड दक्षिण पश्चिमी मानसून को ये बनाते हैं। अगला प्रश्न 91 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है काली मिट्टी को स्थानीय रूप में रेंगूर कहा जाता है। रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मृदा है। काली मिट्टी जो है नमी को अत्यधिक धारण करने वाली होती है, और काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। पूछा क्या है? सही नहीं है। तो 91 का जो है यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर जो है काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपके ये डेक्कन वाले प्लेटू वाले रीजन में ये पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या है? 92 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसलों का सही समूह है? तो फसल का ग्रुप देखिए और एक बार ध्यान से देखिएगा इसको। खरीफ फसलों का सही समूह पूछा है। 92 नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन है आपके पास। चावल, अनाज, मक्का वाला ग्रुप है, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चौजना वाला। तो खरीफ फसलों की बात कर रहा है 92, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक चावल, मोटा अनाज और मक्का, कपास, ये सारे क्या है? खरीफ फसल है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न 93 नंबर वॉशिंग सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? कांच का निर्माण, पेंट्स का निर्माण, पानी, उपरोक्त सभी। तो 93 नंबर का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी में इसका किया जाता है।
ठीक है। कांच, पेंट्स, पानी का मृदुकरण, इसमें सब में क्या वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा 94 नंबर। क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए निम्नलिखित में से किस चुनाव प्रक्रिया का उपयोग किया था? एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली, सूची के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, या फिर जो है समूह मतदान या द्वितीयक मतदान प्रणाली। तो राष्ट्रपति के लिए इसमें क्या प्रयोग किया था? 94 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन एक, एकल संक्रमणीय वोट वाला अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है 95 नंबर क्या कह रहा है। एक मात्र उदाहरण, जब भारत के राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था तो हिंदू कोड के लिए, है ना, पीईसीयू जो विधेयक था, भारतीय डाकघर विधेयक या दहेज निषेध के लिए। तो जो राष्ट्रपति जो है वीटो शक्ति कब एक बार प्रयोग किए थे, उसको ध्यान में रखना आपको बताना है। 95 का तो आप देखेंगे भारतीय डाकघर अधिनियम संशोधन के लिए एक बार प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ेंगे, 96 नंबर क्या कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? कैबिनेट, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा? तो 96 का क्या उत्तर हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन 3, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है प्रधानमंत्री। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 97 नंबर। भारत जो बिहार है, इसमें एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो है ऑक्सबो झील है, वो कौन है? नकटी, अनुपम, कोकेश्वर या कांवड़ झील? 97 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, कांवड़ झील। कमेंट करके बताइए कांवड़ झील जो है किस जिले में स्थित है, प्रश्न पूछा गया है। 98 नंबर क्या कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो करंट अफेयर था उस टाइम का, तो उस समय नियुक्त किया गया था यहाँ पे सदानंद वसंत साधे को। अगला प्रश्न 99 नंबर, परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है? तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिव या विद्युत मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो परमाणु ऊर्जा विभाग जो है आपका प्रधानमंत्री कार्यालय का अधीन है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस सेट का लास्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञेय अपराध है? किसी व्यक्ति द्वारा किया गया पहला अपराध, नाबालिग द्वारा किया गया अपराध, हत्या के अलावा किया गया अपराध, अपराध जो न्यायालय द्वारा निपटाया जा सकता है? तो इसमें क्या है, संज्ञेय अपराध के श्रेणी में कौन सा आएगा? ऑप्शन 4, अपराध जो है न्यायालय द्वारा निपटाया जा सकता है। तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।